नमस्कार, इतना स्वदेश पे हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिल्लूगिरी। फिलहाल कह सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार देखने को मिला है। रिटर्न के लिहाज से आप देखिए तो स्मॉल कैप इंडेक्स में इस साल 50% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स की बात कीजिए तो वहाँ जो है करीब हमने देखा 44-45% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी में देखिए एक कह सकते हैं ड्रीम रैली देखने को मिली। सामान्य तौर पे 11 से 12% की तेजी की बात की जाती है हर साल निफ्टी में। इस साल निफ्टी में करीब 17% का रिटर्न देखने को मिला। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें हमने खरीदारी नहीं देखी, जोरदार मुनाफा नहीं देखा। लेकिन इस साल एक सेक्टर था जिसने सबको चौंकाया और एक शानदार रैली उस सेक्टर में देखने को मिली। वो सेक्टर थी पावर। इसलिए आज हमने जिस सेक्टर की हम चर्चा करने वाले हैं वो पावर सेक्टर है, क्योंकि इसमें मुनाफा पावरफुल देखने को मिला है। और आप इस साल आपने देखा होगा कि पावर सेक्टर की कोई भी कंपनी उठा लीजिए, किसी में भी जो है सामान्य तौर पे खास तौर पे रिटर्न 50% से कम देखने को नहीं मिला है। इरेडा जैसे हाल के आईपीओ की लिस्टिंग हो, उसमें हमने देखा कि लिस्टिंग के भाव से जो आईपीओ भाव था वहाँ से शेयर 3 गुना हो गया। आईएफसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स देखिए उसमें 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। बाकी आप पावर स्टॉक्स देखिए, चाहे वो पावर जनरेशन की कंपनियां हो या थर्मल पावर की कंपनियां हो, सब में एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला है। एसजीबीएन जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ आज हमने देखा कि एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सेक्टर इस साल के लिए रिटर्न के मामले में जोरदार रहा, दमदार रहा, ज़बरदस्त रहा। और यही अब समझने की कोशिश करेंगे हम अगले आधे घंटे में कि इस सेक्टर में अगर इस सेक्टर के शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको उसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्या उससे स्विच करके किसी और सेक्टर में जाना चाहिए, या आपको अभी रुकना चाहिए, इसमें और बड़ी तेजी बाकी है 2024 के लिए। और जिन लोगों ने निवेश नहीं किया है पावर सेक्टर में, उनके लिए अब क्या मौके बनते जा रहे हैं आने वाले दिनों में। क्या उनके लिए एक बड़ा मौका है इस सेक्टर में पैसा लगाने का, और क्या उनको आने वाले दिनों में सेक्टर से एक बड़ा मुनाफा मिलेगा, यही समझते हैं। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़े हैं और विजय चोपड़ा जुड़े हैं। आप दोनों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। सुदीप सर से तो मेरा काफ़ी अरसे बाद जो है आज बातचीत हो रही है, और विजय जी से भी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा है सुदीप सर, इस साल बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली, और पावर एक ऐसे सेक्टर की बात करें, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगस्त में हमने देखा था कि पावर की रिकॉर्ड डिमांड देखने को मिली, पीक पे था, और रिटर्न के हिसाब से हमने सालों बाद आरईसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में बड़ी रैली देखी है। इस पूरी तेजी को, पावर सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? मनीष जी, पहले तो धन्यवाद। आपसे बहुत दिनों के बाद बातचीत हो रहा है, और आपके शो के जरिए मेरे पुराने दोस्त और मित्र कलीग विजय जी से भी बातचीत हो रहा है। ये टेलीविजन के जरिए ही हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। पावर सेक्टर में आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही टॉपिक भी चुना है। एक रैली पावर सेक्टर और पावर सेक्टर के जुड़े हुए सारे जो कंपनीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब में एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला है। इसके मैं 2-3 खास पहलू है मैं इसमें बताना चाहूंगा। पहली बात तो है पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, और ये ट्रांजिशन हो रहा है, फोकस आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो एक इतना बड़ा सेक्टर जो कि इकोनॉमी का और ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें एक इतना बड़ा ट्रांजिशन कि ट्रेडिशनल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन की बात की जा रही है, और उसमें बहुत जोरों से काम चल रहा है। तो एक ये ट्रेंड। दूसरा, एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 1 साल पहले तक एक्सपेक्टेशन था कि पुराने जो ट्रेडिशनल एनर्जी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो एंसिलरी सप्लाई करते हैं या उसके साथ जुड़े हुए जो कंपनीज हैं, उनका दिन खत्म हो रहा है, वहां पे और कोई फ्यूचर नहीं है, यही कहा जा रहा था। पर अजीब बात यह है कि इस साल में और करीबन पिछले 6-8 महीने से लगातार नाथ की सिर्फ ग्रीन एनर्जी या नए एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी नहीं है, पर पुराने ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर में और उसके साथ जुड़े हुए सारे कंपनीज, वहां पे भी बहुत जबरदस्त तेजी है। और इसका कारण क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी सडनली बहुत पिकअप किया है ग्लोबली, और इंडिया में तो बहुत जबरदस्त पिकअप हुआ है, जानते हैं। और इसमें एक रियलाइजेशन सबके सामने आया है
कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात इतनी की जा रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट आज के दिन में हो रहा है या अगला 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल होगा, वो काफी नहीं है हमारा डिमांड मीट करने के लिए। और ट्रेडिशनल एनर्जी में ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल एनर्जी का कैपेसिटी भी एक्सपेंशन अगर नहीं होता है तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट एज ए कंट्री वो मीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ट्रेडिशनल एनर्जी पे भी वापस फोकस किया है। तो दोनों सेगमेंट, दोनों जो व्हील्स है, जो इंजन है, वो दोनों इंजन पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। इसी के कारण एक ओवरऑल पावर सेक्टर में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और यही इस रैली का खास वजह है, मैं ये समझता हूँ। ये तौर पर जबरदस्त काम हो रहा है, खासतौर पर हर मोर्चे पे, उसका जो है असर पावर सेक्टर में देखने को मिला। विजय सर, जिस तरीके से हमने देखा एक ड्रीम रैली देखने को मिली तमाम पावर शेयरों में, इस पूरी तेजी को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको एनालिसिस करते हैं? मुन्नी जी धन्यवाद, और सुदीप सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखिए, पावर के बारे में हमेशा ये बोलता रहा हूँ मैं कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, और जिस प्रकार की ग्रोथ रेट हमारी है 7-7.5% पे, यदि हमें ग्रो करना है, सारे सेक्टर्स को ग्रो करना है, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो बिजली की आवश्यकता तो है ही। और जिस तरीके से रेलवेज में भी इतना प्रसार हो रहा है, और हर जगह पे पटरियां बिछाई जा रही हैं, तो चाहे वो इंडस्ट्री हो, रेलवे हो, चाहे वो इवन डोमेस्टिक डिमांड हो, घरेलू डिमांड हो, वो बढ़ती जा रही है। और जहाँ पर आज से 15-20 साल पहले की बात होती थी कि गांव देहात में भी बिजली नहीं थी, तो अब रूरल एरियाज में भी बिजली पहुंची है। आरईसी ने बहुत काम किया है, और अब मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ही कम जगह होंगी इस देश में जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तो खपत जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पे और डोमेस्टिक साइड पे दोनों पे हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी जो पहले जो चोरियां होती थी, मैं पहले डोमेस्टिक साइड की बात करता हूं, तो स्मार्ट मीटरिंग, इवन इंडस्ट्री में भी चोरी होती थी, तो स्मार्ट सिस्टम के बाद वो सब बंद हो गई हैं। पहले क्या होता था, मर्चेंट पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा नहीं देती थी, तो अब सेंटर में जो एक सरकार है, उसकी वजह से, मतलब जो स्टेट्स में भी, बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, तो ये डिस्कनेक्ट है वो खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज बर्बाद इसलिए हुई क्योंकि मर्चेंट ने उसको सरकार को पावर तो दे दी, मगर सरकार ने पैसा वापस नहीं किया, तो वो डिस्कनेक्ट खत्म होता जा रहा है। तो बैलेंस शीट पे पैसा आ रहा है, जब बैलेंस शीट पे पैसा आता है तो कंपनियों का विस्तार होता है और बेहतरी होती है। मुझे लगता है कि काफी अंडरवैल्यूड थी कंपनीज, पावर ग्रिड जैसी। और प्राइवेट क्षेत्र में भी हम बात करें, टाटा पावर, तो टाटा पावर भी अपने आप में ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो मेरे अंदाजे से जिस प्रकार से विस्तार हुआ पावर का, ये मैं बात कर रहा हूँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अब रिन्यूएबल साइड पे भी हम बात करें तो इवन एनटीपीसी जैसे प्लेयर्स जो थे, जो पहले थर्मल पावर बनाते थे, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। और क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पहले क्या होता था कि कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो पावर परचेज एग्रीमेंट था, वो 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपए पे होता था, मगर अब वो गिर के 1 रुपया 80 पैसे, 2 रुपए पे पावर परचेज एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो बिजली की जो बनाने की जो कॉस्ट है वो भी नीचे आई है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आए हैं, और हमने देखा पिछले कुछ सालों में अदानी पावर जैसे प्लेयर्स भी काफी बढ़ चढ़ के आगे आए, उनको कोल लिंकेज मिली। पहले कोल लिंकेजेस का बहुत इशू था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पावर से लेके इश्यूज थे और उनका जो इंटीग्रेशन विद कोल कंपनीज था, इस बार कोल इंडिया के ऑक्शंस में उन्होंने रिकॉर्ड ऑक्शंस किए हैं और बहुत अच्छे भाव पे ऑक्शंस हुए हैं। तो जहां पर कोल लिंकेज नहीं मिलती थी, जहां पर मैं ये पूरे के पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ कि पहले कोल नहीं मिला, फिर बिजली भी नहीं, बिजली अगर सरकार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गई, वहां से पैसा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो सर्कल पूरा होता दिख रहा है, पैसा वापस आ रहा है कंपनीज के पास, वो विस्तार कर पा रही है, टेक्नोलॉजी में विस्तार वो निवेश कर पा रही है। और जो हमारे यहाँ पावर की कमी थी, आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में गर्मियों में ऐसा हो जाता था कि 3 दिन का ही कोल का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 दिन का, 1 हफ्ते का पड़ा हुआ है, कोल की बड़ी दिक्कत है। इस साल ये सुनने में बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे लगता है कोल इंडिया जैसी कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है और कोल लिंकेज के लिए उन्होंने पूरी मदद करी है। और मानसून के सीजन में जहां पर
माइनिंग कम हो जाती है, वहां पर भी इश्यूज काफी हद तक सॉल्व हुए हैं। और अब आने वाले समय में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो मुझे लगता है जितनी भी कंपनीज हैं वो सब रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं। हमने देखा सुजलॉन जैसी कंपनी में भी रिवाइवल हुआ, और आगे भी मुझे लगता है भारत को ग्रो करना है तो निश्चित रूप से पावर की आवश्यकता होगी, तो ये क्षेत्र हमेशा डिमांड में रहेगा। ये क्षेत्र हमेशा डिमांड में रहेगा। और आपने भैया सर आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ज़माने में अखबार की सुर्खियां बस हमेशा होती थी कि 2 दिनों का कोयला बचा है, 3 दिनों का कोयला बचा है, 2 दिनों के बाद अब अंधेरा छा जाएगा देश भर में। इस बार ऐसा कुछ हेडलाइंस नहीं बनता हुआ दिखा। सब जगह जो है कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं एक बात कि सुदीप सर और विजय सर इन दोनों का ना कई दशकों का एक्सपीरियंस है शेयर बाजार में, और ये समान तौर पे कई बार शेयर नहीं बताते, इशारों में सेक्टर बताते। सेक्टर तो बताएंगे, मैं पूछूंगा भी, इतना तो प्रिविलेज लूंगा मैं आप दोनों से। इशारों में सर कहीं कोई शेयर आपको समझ में आ तो आप बताइएगा, हमारे दर्शक समझ जाएंगे। सुदीप सर और विजय सर आपसे दोनों से निवेदन है, अपने दर्शकों को बताओ कि पावर में एक जनरेशन होता है, एक कंपनियां जो पावर बनाती है उसमें आप हाइड्रो कह सकते हैं, इस सोलर कह सकते हैं, विंड हो सकता है, हाइड्रो में पानी से जैसे बनता है। उसी तरह से कुछ कंपनियां होती है जो ट्रांसमिशन करती है, जिसमें कई सारी कंपनियां हैं, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां। कुछ कंपनियां हैं जो इस सेक्टर को फाइनेंस करती है, जैसे पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनियां हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जो पावर सेक्टर, इस पर आप समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कितनी ज़्यादा संभावना है, ताकि हमारे दर्शकों को आसानी हो सके। सबसे पहले मैं एक सेक्टर जिसकी चर्चा आप दोनों ने की, जिस तरीके से ऑटो में ईवी पे अब बहुत फोकस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। और हमने देखा कि इस सेक्टर जुड़ी कंपनियां, चाहे सुजलॉन हो, आइनॉक्स विंड जैसे हो, एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स हो, उसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली है इस साल। सुदीप सर, इस पूरे सेक्टर के ग्रोथ को, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं और कहाँ नजर है आपकी इस पूरे सेक्टर में? ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे दुनिया वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए, अगले जनरेशन्स के लिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और उसमें एक खास पहलू है कि हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और फॉसिल फ्यूल से दूर हटे। तो आज जैसे थर्मल एनर्जी का बात हो रहा है, सबसे ज्यादा जनरेशन आज इंडिया का भी बात करें, ग्लोबली बात करें, सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो फॉसिल फ्यूल के जरिए होता है। या तो आप कोयले की बात करेंगे, या तो एलएनजी की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे। सो गैस या कोयला के जरिए ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, और ये एक लिमिटेड सप्लाई है, और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे हर तरफ से आ रहा है। सारा दुनिया के जो वेल मीनिंग देश है, लोग हैं, वो इसी के तरफ फोकस घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत काम हो रहा है। अब अगर इंडिया में देखें तो हम तो इंडिया के लिए ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है दोनों, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी, जैसे विजय जी ने कोल इंडिया की बात की। कोल इंडिया का जो एफिशिएंसी बढ़ गया, एक बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि कोल इंडिया का एफिशिएंसी अगर ठीक ठाक रहे तो हम लोग इंडिया को इंपोर्ट ही नहीं करना पड़े शायद, इतना अच्छा उनके पास रिजर्व्स है। और अगर उनका एफिशिएंसी ठीक रहा तो ये जो जिसकी बात विजय जी ने की, आपने की कि जो अखबार में आते थे कि 2 दिन का कोयले का सप्लाई बचा है, उसके बाद अंधेरा छा जाएगा, ये समस्या नहीं आएगी, और इस साल वो हुआ भी नहीं, क्योंकि कोल इंडिया का एफिशिएंसी बढ़ गया है। तो एक साइड में तो ये रहा, दूसरे साइड में रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में भी कामकाज करके रिन्यूएबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और सारे कंपनीज, मतलब सारे तो नहीं, बहुत सारे कंपनीज उस पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और इसमें नतीजे भी आ रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि दोनों की जरूरत है, ट्रेडिशनल एनर्जी का भी जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी का भी जरूरत है। अब इंडिया का डिमांड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। विजय जी ने बहुत अहम बात कही कि पहले पावर सब जगह में रीच आउट नहीं करता था, पर आज गांव-गांव में हर जगह पे, शायद ऐसा कोई जगह है नहीं जहां पे पावर रीच आउट नहीं करता है। तो पावर का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। डिमांड बढ़ा है, कंट्री आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है। इसमें शिक्षा, हेल्थ केयर, सब चीज में ये पावर बहुत जरूरी होता है। तो ये पावर का डिमांड हमको मीट करना पड़ेगा, और ये डिमांड मीट करने के लिए मैं तो ये समझता हूँ 2 इंजन, एक ट्रेडिशनल एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा।
मे भी अगला 30 साल 20-30 साल साथ में चलना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी प्रिडोमिनेंट हो जाएगा और फॉसिल फ्यूल रिलेटेड कम होता जाएगा। बट अगला 20-30 साल मुझे तो लगता है कि दोनों एनर्जी को साथ साथ चलना पड़ेगा। और अगर एनर्जी जनरेशन की बात करें तो आप देखिए एनटीपीसी सबसे बड़ा पावर कंपनी इंडिया का, और हमेशा इनका फोकस था थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कंपनी नाम पूरा यही था। तो ये पूरा थर्मल पावर मतलब जो रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके पावर बनाते थे, और वहां पे बहुत बेहतरीन कंपनी बेहतरीन काम कर रहे थे क्योंकि इनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बहुत अच्छा था। पर आज आप एनटीपीसी को देखेंगे तो एनटीपीसी के अंदर दो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स हो गए। एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट हो गया, वो भी बहुत बड़ा हो गया, और इसी के कारण इस शेयर ने का परफॉर्मेंस पिछले करीब 6-8 महीने में बहुत बेहतरीन रहा है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी शायद दूसरे लेवल पे भी जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग अभी भी ये रिन्यूएबल एनर्जी जो पीस है इसके अंदर उसका पूरा वैल्यूएशन शायद असाइन नहीं कर रहे हैं। तो एनटीपीसी बहुत आगे जाएगा। टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे भी रिन्यूएबल पर फोकस आया है, बहुत जबरदस्त फोकस है, और ये फोकस टाटा पावर को भी बहुत आगे ले जाएगा। ट्रेडिशनल पावर तो है ही है, और ट्रेडिशनल पावर में भी मुद्रा जो इश्यूज थे मुद्रा लेके टाटा पावर का, वो रिजॉल्व हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे ट्रेडिशनल पावर जनरेटिंग कंपनीज पे जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। और जो आप कह रहे थे इशारे में क्यों, साफ ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो दोनों शेयर एनटीपीसी टाटा पावर में ध्यान दे सकते। या सर, सुदीप सर, सीधे तौर पे आपने साफ तौर पे बताया कि एनटीपीसी टाटा पावर जैसे स्टॉक्स पे आपको लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से बना के रखनी चाहिए। कोल इंडिया की दोनों विजय सर ने भी बात की, आपने भी बात की, इस पर भी नज़र बना के चल सकते हैं। देखा कि पावर फाइनेंसिंग कंपनियों के शेयरों में इस साल बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है, लिस्टिंग भी हुई IRDA की इस साल। क्या राय होगी आपकी इस पूरे पावर फाइनेंसिंग सेक्टर को में जो कंपनियां हैं उनको लेकर, आपका क्या नजरिया है सर? विजय सर म्यूट है। हाँ सॉरी जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, फिलहाल फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती। बाजार जहां पे खड़े हैं वहां पर कभी भी मुझे लगता है 400-500-600 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन आ सकती है। निफ्टी भी काफी गैप्स छोड़ता हुआ ऊपर गया है, तो वो गैप्स फिल होने के लिए निश्चित रूप से वापस आएगा ही आएगा, और ये स्टॉक्स भी आपको नीचे मिलेंगे। मैंने REC की बात ब्रीफली करी जब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की मैंने बात करी। बाकी जो कंपनीज हैं, PTC है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, PTC इंडिया फाइनेंस हैं, ये कंपनीज के पहले बहुत सारे बैड डेट्स थे। मैंने जब आपको बोला कि मर्चेंट तो पावर बेच देता था, अब क्या है कि वो जब पावर बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए होता था वो PTC इंडिया से लेता था, और समहाउ उसको पैसा वापस नहीं मिलता था सरकार से, तो वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट खड़े हो जाते थे, या बैड डेट्स हो जाते थे, या जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो नीचे आ जाती थी। मगर अब पिछले कुछ सालों से इसमें बदलाव है, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में सेम सरकार है, तो वो पैसा घूम रहा है, सही तरीके से वापस आ रहा है, और जब पैसा वापस आता है तो जो NBFC है, जो कंपनी लोन दे रही है, उसको पैसा वापस मिल जाता है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो सब लोग खुश रहते हैं, व्यापार बढ़ता है, और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि जो आपने तेजी देखी वो कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक प्राइसेस में दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो मैंने पहले बोला कि इवन डोमेस्टिक लेवल पे जो चोरी होती थी, लोग तकिया लगा के अपना पावर चोरी कर लेते थे, मगर स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जब से शुरू हुई तो इसमें जैसे जीनस पावर जैसी कंपनीज हैं, या सिक्योर मीटरिंग जैसी कंपनीज हैं जो उदयपुर की कंपनी है, तो इन कंपनीज ने वाइड स्प्रेड ऑर्डर्स इनको मिले हैं, बहुत कई 100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और ये ऑर्डर्स जो हैं प्राइमरीली घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा उठाया है इन्होंने। अब स्मार्ट मीटर होता क्या है, थोड़ा सा विस्तार में मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि मीटर को उल्टा घुमाया जा सकता था, मगर ये मीटर्स जो हैं, स्मार्ट मीटर्स जो हैं, ये डिजिटल है, नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर एक सिम लगा हुआ है, ये ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिट करते हैं पावर कंपनीज में, तो कहीं पे भी जो खपत है बिजली ऑनलाइन वहीं पे रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा नहीं है मीटर में रिकॉर्ड हो रही है। पहले होता था मीटर रीडिंग के लिए कोई व्यक्ति आता था, वो लिख के जाता था इतने से इतने चला है मीटर, तो इतनी बिजली की खपत हुई है, मगर ये सब चीजें स्मार्ट मीटरिंग से खत्म हो रही हैं या खत्म हो गई हैं, और अब ऑनलाइन डेटा जो है कंजम्पशन का,
वो पावर जनरेशन कंपनीज के पास और पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के पास, दोनों के पास हो। जी विजय सर, सीधे तौर पे अब तो चूंकि समय की कमी है थोड़ी सी, आपने बहुत अच्छे से बताया भी, वैसे तो ये चर्चा बहुत लंबी चलनी चाहिए पर नहीं समय है बहुत ज़्यादा। सुदीप सर बस ज़्यादा समय नहीं तो 30 सेकंड में आप जानना चाहूँगा, वैसे तो आप सामान्य तौर पर स्टॉक्स आपने बताया है, कोई और स्टॉक्स जो आपको पसंद आता हो पूरे पावर सेक्टर में, चाहे आप पावर इंफ्रा ले लीजिए, पावर जनरेशन ले लीजिए, पावर फाइनेंसिंग ले लीजिए, सर एक दो स्टॉक्स और बता सकते हैं सर, बताइए प्लीज़। देखिए, मैं पावर की जो इक्विपमेंट सप्लाई करता है इन कंपनीज पे निवेशक को ध्यान देने के लिए जरूर कहूंगा, पर उसमें मेरा व्यू है कि BHEL यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस कंपनी ने पिछले 30 साल में बहुत बार एक प्रॉमिस बहुत अच्छा था, फिर उसमें निवेशकों ने पैसा गंवाया। तो आई बी वेरी केयरफुल इन BHEL। देखिए, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि NTPC अपना थर्मल पावर कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, पर ऑर्डर मिलना और परफॉर्मेंस एक चीज नहीं है। तो यहाँ पे निवेशक को मैं तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह दूंगा। और अगर किसी को पावर इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनीज में निवेश करना है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप सीमेंस या ABB दोनों में आप देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मुनाफा मिलेगा, पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सीमेंस में निवेश कर सकते हैं, ABB में निवेश कर सकते हैं। सर ABB जैसे शेयर्स जो पसंद है सर। विजय सर केवल 30 सेकंड मेरे पास, लगातार मुझे कमांड मिला शो बंद करने के लिए, आपकी तरफ से एक दो स्टॉक सर। विजय सर जल्दी से सर, म्यूट है सर। विजय सर देश सुनना चाह रहा है, आपने म्यूट कर रखा है। मैं एक दो स्टॉक्स और दूसरे सेक्टर से कर सकता हूं। मेरे को अपोलो पाइप्स अच्छा लगता है, एक्सेलिया सॉल्यूशंस और GRSC गार्डन रीच शिपयार्ड। तो पावर क्षेत्र में तो जैसे मैंने कहा काफी ऊपर जा चुके हैं स्टॉक्स, वेट करिए, प्रॉफिट बुक करके वेट करिए, नीचे आए तो लेंगे। मगर अभी फिलहाल पावर क्षेत्र में सीमेंस के अलावा मेरे पास भी कोई स्टॉक नहीं। शुक्रिया सुदीप सर और विजय सर आपका, और आप दोनों से निवेदन है कि स्वदेश को थोड़ा ज़्यादा समय दिया कीजिए। इतनी लंबी मुलाकात के बाद इतनी लंबी मुलाकात नहीं होनी चाहिए आप दोनों का, शुक्रिया। तो आप ये देख रहे थे बेहद खास शो मुनाफा पावरफुल, जिसमें हमारे दोनों जानकारों ने कई सारे स्टॉक्स की भी चर्चा की है। आप पूरा शो यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।